रमेश कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके दिल में डर भी था और सच जानने की तीव्र इच्छा भी। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और जाने का फैसला कर लिया। उसी शाम गांव में एक अजनबी दिखाई दिया। लंबा कद, चौड़े कंधे, घनी मूछें और ऐसी तेज आंखें जिन्हें देखकर कोई भी असहज महसूस कर सकता था। उसका नाम था भैरव। वह गांव के लोगों से बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था। क्या यहाँ किसी को कोई पुराना चमड़े का बैग मिला है? नहीं मालिक, हमने तो नहीं देखा। लेकिन आप उस बैग के पीछे इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि वह बैग मेरे लिए सिर्फ एक बैग नहीं है, उसमें मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छिपी है। रात होते होते बारिश फिर शुरू हो गई। रमेश घर पहुंचा और उसने सुनीता को सारी बात विस्तार से बता दी। मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। पहले रहस्यमयी बैग मिला, फिर डायरी, उसके बाद विजय, और अब तुम किसी वीरान हवेली में जाने की बात कर रहे हो। मुझे भी डर लग रहा है सुनीता, लेकिन अब वापस मुड़ने का रास्ता नहीं है। अगर सच जानना है तो मुझे जाना ही होगा। पिताजी, बस एक बात याद रखिएगा, जो भी हो सावधानी से काम लीजिएगा। चिंता मत करो बेटा, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। रात के करीब 9 बजे रमेश और विजय जंगल की ओर निकल पड़े। बारिश लगातार हो रही थी। अचानक विजय रुक गया। क्या हुआ? तुम अचानक रुक क्यों गए? उधर देखो, बड़े पत्थर पर। एक बड़े पत्थर पर सफेद रंग से बना एक अजीब निशान दिखाई दे रहा था। यह तो वही निशान है। हाँ, और इसका मतलब है कि वह हमारे बहुत करीब है। कौन? भैरव। कुछ देर बाद दोनों पुरानी हवेली तक पहुंच गए। दोनों अंदर दाखिल हुए, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि फर्श पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। लगता है यहाँ कोई हाल ही में आया है। मुझे भी यही डर था, कोई हमसे पहले यहाँ पहुँच चुका है। दोनों हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशाल लकड़ी का दरवाजा खड़ा था। रमेश, चाबी निकालो। रमेश ने कांपते हाथों से पीतल की चाबी विजय को दी। धीरे धीरे उसने चाबी ताले में डाली। दोनों सावधानी से कमरे के अंदर घुस गए। कमरे के बीचों बीच एक विशाल लकड़ी का संदूक रखा था, लेकिन असली हैरानी संदूक नहीं था, उसके ऊपर रखी एक पुरानी तस्वीर थी। रमेश ने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? क्या हुआ? तस्वीर में ऐसा क्या है? यह मेरे पिता हैं। क्या तुम्हारे पिता? हाँ, लेकिन यह असंभव है। उनकी मौत तो कई साल पहले हो चुकी थी, फिर वे इस तस्वीर में तुम्हारे साथ कैसे हो सकते हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर से किसी के कदमों की आवाज धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। कौन है वहाँ? सामने आओ। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। क्या हुआ? कुछ सुनाई दिया क्या? हाँ, लगता है बाहर कोई है। कौन है? पता नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह हमारी हर बात सुन रहा है। रमेश के भीतर डर बैठ गया, लेकिन अब वापस लौटना संभव नहीं था। उसकी नजर फिर कमरे के बीच रखे उस विशाल लकड़ी के संदूक पर गई। जो भी सच है, शायद इसी के अंदर छिपा हुआ है। हो सकता है, लेकिन संभल कर। कई बार सच सबसे खतरनाक चीज होता है। उसने संदूक का ढक्कन खोला। उसके अंदर सिर्फ कुछ पुराने कागज, कई धुंधली तस्वीरें और एक छोटा लोहा का डिब्बा रखा था। इतने सालों से जिस रहस्य के पीछे लोग पड़े हैं, उसके अंदर बस यही है। रमेश, याद रखो, कभी कभी कुछ कागजों की कीमत पूरे खजाने से भी ज्यादा होती है।
रमेश ने तस्वीरों का बंडल उठाया। एक तस्वीर देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। गोपाल, ये तो मेरे पिताजी का नाम है। हाँ, और यही वह सच है जिसे तुम आज तक नहीं जानते थे। क्या मतलब? तुम्हारे पिता सिर्फ एक साधारण किसान नहीं थे, तो फिर कौन थे? वह मेरे सबसे करीबी दोस्त थे, भाई से भी बढ़कर। रमेश को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जिस आदमी को वह पूरी जिंदगी सिर्फ किसान समझता रहा, उसके बारे में आज नई बातें सामने आ रही थीं। अगर ये सच था तो उन्होंने कभी हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि वह तुम्हें उस खतरे से दूर रखना चाहते थे जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। विजय ने सावधानी से लोहे का डिब्बा खोला। अंदर एक पुराना पत्र रखा था। उसने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। अगर यह पत्र किसी दिन रमेश तक पहुंचे तो उसे बता देना कि हमारा दुश्मन अब भी जिंदा है, उसका नाम भैरव है। यह सुनते ही रमेश की आंखें फैल गईं। भैरव, वही आदमी जो गांव में बैग के बारे में पूछ रहा था? हाँ, वही आदमी। लेकिन आखिर वह चाहता क्या है? सालों पहले हमने एक जमीन खरीदी थी। उस जमीन के नीचे पानी का ऐसा स्रोत था जो पूरे इलाके की किस्मत बदल सकता था। फिर क्या हुआ? भैरव उस जमीन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पिता उसके रास्ते में खड़े हो गए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक रात तुम्हारे पिता अचानक गायब हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मौत की खबर आई। रमेश की आंखें नम हो गईं। उसे हमेशा बताया गया था कि उसके पिता की मौत एक हादसा थी, लेकिन अब पहली बार उसे लग रहा था कि उस हादसे के पीछे कोई बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। उसी समय खिड़की के बाहर एक चेहरा दिखाई दिया। कौन है वहाँ? चेहरा कुछ सेकंड तक खिड़की के बाहर दिखाई देता रहा, फिर अंधेरे में गायब हो गया। रुको! विजय तुरंत खिड़की की तरफ भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ मूसलाधार बारिश और तेज हवा चल रही थी। जब दोनों वापस संदूक के पास लौटे तो उन्हें अंदर एक और चीज दिखाई दी। एक पुराना मुड़ा तुड़ा नक्शा। उस पर लाल स्याही से एक जगह गोल घेरा बनाया गया था। वह स्थान गांव के पास वाले पहाड़ का था। क्या यही वह जगह है जहाँ मेरे पिता का असली रहस्य छिपा हुआ है? मुझे ऐसा ही लगता है। तो हमें वहाँ जाना होगा, चाहे जो हो जाए। जाएंगे, लेकिन सावधानी से, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि भैरव भी इसी सुराग की तलाश में है। दोनों हवेली से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक एक धीमी आवाज उनके कानों में पड़ी। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। रमेश और विजय एकदम पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। न कोई आदमी, न कोई परछाई, सिर्फ खाली कमरा। पुरानी हवेली से बाहर निकलते हुए रमेश बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। विजय जी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन आखिर वह है कौन? शायद वही आदमी जो सालों पहले तुम्हारे पिता के पीछे पड़ा हुआ था। घर पहुंचने के बाद भी रमेश की आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। वह चारपाई पर लेटा छत को देख रहा था। अचानक उसके बचपन की एक घटना उसकी आंखों के सामने ताजा हो गई। बेटा, जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमेशा सच का साथ देना। कभी कभी सच की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है। लेकिन पिताजी, आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शायद एक दिन तुम्हें मेरे इन शब्दों का असली मतलब खुद समझ आ जाएगा। उस रात रमेश उन बातों का अर्थ नहीं समझ पाया था, लेकिन आज हर शब्द उसके दिल में उतरता जा रहा था। अगली सुबह बारिश कुछ कम जरूर हुई थी, लेकिन आसमान अब भी बादलों से घिरा हुआ था। जैसे ही रमेश घर से बाहर निकला,
उसने देखा कि गांव के कई लोग एक जगह इकट्ठा खड़े हैं। क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? रमेश, पहाड़ी वाले रास्ते पर किसी ने अजीब तरह के निशान बना दिए हैं और रात में कई लोगों ने वहां किसी अनजान आदमी को घूमते हुए भी देखा था। कैसे निशान? ग्रामीण नीचे झुका और अपनी उंगली से मिट्टी पर वही आकृति बना दी। निशान देखते ही रमेश का दिल जोर से धड़क उठा। यह बिल्कुल वही रहस्यमयी चिन्ह था जो पुरानी हवेली की दीवार पर बना हुआ था। दोपहर होते ही रमेश और विजय नक्शा लेकर पहाड़ की ओर निकल पड़े। करीब 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां नक्शे में लाल रंग का घेरा बना हुआ था। उनके सामने एक विशाल और वर्षों पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों के पास जमीन थोड़ी धंसी हुई दिखाई दे रही थी। मुझे पूरा यकीन है यही वह जगह है। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें खुदाई करनी होगी। दोनों ने आसपास पड़ी लकड़ियों को साफ किया और एक पुराने फावड़े जैसी चीज की मदद से खुदाई शुरू कर दी। समय धीरे धीरे बीतता गया। करीब 1 घंटा गुजर गया। तभी फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। उन्होंने तेजी से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। आखिर हमें यह मिल ही गया। शायद वर्षों से छिपा सच इसी के अंदर बंद है। जैसे ही संदूक खोला गया, दोनों कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। अंदर न कोई सोना था, न कोई खजाना। वहां एक मोटी फाइल रखी थी, कुछ पुराने दस्तावेज थे और सबसे ऊपर एक पत्र रखा था। उस पर साफ लिखा था, मेरे बेटे रमेश के लिए। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिय बेटा रमेश, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि सच्चाई अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने आने लगी है। मैंने कभी कोई खजाना नहीं छिपाया था, मैंने सिर्फ एक सच छिपाया था। वर्षों पहले कुछ लालची लोग गांव की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। वे गांव वालों को धोखा देकर उनकी जमीन हड़पने की साजिश कर रहे थे। मैंने और विजय ने उनका डटकर विरोध किया। बस उसी दिन से हमारी जान उनके निशाने पर आ गई। अगर किसी दिन यह सच दुनिया के सामने आए तो इसे हर गांव वाले तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं थी, ये पूरे गांव की लड़ाई थी। पत्र पढ़ते पढ़ते रमेश की आंखें नम हो गईं। आज पहली बार उसे अपने पिता पर पहले से भी कहीं ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। अब उनके पास हर जरूरी सबूत मौजूद था। पुराने दस्तावेज, नक्शे और गोपाल का आखिरी पत्र। अब हमें क्या करना चाहिए? अब सच को छिपाने का समय खत्म हो चुका है। पूरे गांव को सब कुछ बताना होगा। बिल्कुल, जितनी देर करेंगे खतरा उतना ही बढ़ेगा। तो तय रहा, कल सुबह पंचायत बुलाई जाएगी। अगली सुबह भी बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन आज रमेश के दिल में डर नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास था। गांव के चौपाल में पंचायत बुलाई गई। धीरे धीरे पूरा गांव वहां इकट्ठा होने लगा। बुजुर्ग, किसान, महिलाएं और नौजवान, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इतने वर्षों से छिपा सच क्या है। रमेश चौपाल के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथ में अपने पिता गोपाल का पुराना पत्र था। कुछ पल तक उसने पूरे गांव की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। भाइयों और बहनों, आज मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के हक के लिए खड़ा हूँ। पूरे चौपाल में गहरा सन्नाटा छा गया। हर निगाह अब रमेश पर टिकी हुई थी। कई साल पहले मेरे पिता गोपाल और विजय जी ने इस गांव की जमीन को बचाने की कोशिश की थी। क्या सच में? हाँ, ये जमीन किसी एक आदमी की नहीं, पूरे गांव की है। इसके बाद रमेश ने सभी दस्तावेज गांव वालों के सामने रख दिए। रमेश ने वर्षों से छिपी पूरी कहानी सबको सुनाई। विजय ने भी अपनी आंखों से देखी
हर सच्चाई लोगों के सामने रख दी। उसी समय पीछे खड़ा भैरव यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे की बेचैनी अब साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ आ गया था, अब सच को छिपाना नामुमकिन है। इतने सालों की सारी मेहनत एक पल में खत्म हो गई। वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। उस दिन उसकी सबसे बड़ी हार हुई, क्योंकि झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन हमेशा नहीं।